नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग मातृभाषा हिंदी में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको विदित है कि इस चैनल के माध्यम से दोस्तों हम कराते हैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण और जो भी आपके पाठ्यक्रम में कविताएं हैं, चाहे वो विभिन्न कक्षाओं से संबंधित, जैसे 8th क्लास की जो कविताएं हैं, 9th की, 10th +1 +2 की जो कविताएं यानी काव्य खंड है, उनकी व्यवस्था जो है इस चैनल के माध्यम से की गई है और आप बच्चों को लाभान्वित करने का उद्देश्य इस चैनल का है दोस्तों। तो आज हम टॉपिक लेकर के आए दोस्तों, व्याकरण का बड़ा आसान सा टॉपिक है, लेकिन बच्चों को जो है बड़ा मुश्किल वो प्रतीत होता है। बड़ा आसान सा टॉपिक है और वो टॉपिक क्या है दोस्तों? उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय बिल्कुल आसान है, ये शुरू से ही चलते हैं, ये क्लासेस में तो चलते ही हैं। स्कूल लेवल की यदि बात करें वहां पर तो इनकी आवश्यकता पड़ती ही है बच्चों को, क्योंकि वो सिलेबस में है। इसके साथ साथ जो साथी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, अर्थात विभिन्न प्रतियोगिताओं में जो है वो हिस्सा लेते हैं, तो वहां पर भी जो है हिंदी में ये चीजें पूछी जाती हैं। हिंदी में व्याकरण पूछा जाता है तो उसमें ये चीजें पूछी जाती हैं। तो उपसर्ग प्रत्यय को समझने से पहले यदि हम पूरी सही तरीके से इसको समझे तो फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। हमारे पास जो पाठ, जिस पाठ के अंतर्गत आते हैं उस पाठ का नाम आपको पहले बता दिया जाता है। उस पाठ का नाम है दोस्तों शब्द निर्माण। अब यहां से आपको चीजें क्रमबद्ध जो है तरीके से वो समझ आएंगी। शब्द निर्माण, देखिए पाठ का नाम क्या है कि शब्द निर्माण। इस पाठ के माध्यम से हम करना सीखते हैं शब्दों का निर्माण। शब्दों का निर्माण कैसे होता है कि हम एक शब्द है उससे अलग अलग टाइप के शब्द कैसे बनाए। वैसे तो यदि ये शब्द निर्माण का ऑप्शन हमारे पास नहीं होता तो सीमित से शब्द हमारे शब्दकोश में होते, किंतु ऐसा नहीं है। इसलिए शब्द निर्माण जो है वो कैसे होता है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, वो हम इस पाठ के माध्यम से समझेंगे, इस क्लास के माध्यम से। शब्द निर्माण में सर्वप्रथम नंबर पर आता है हमारे पास उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय हमारे पास आता है। दूसरे नंबर पर आता है आपके पास समास। ये आपके पास अभी दो चीजें आप मान करके चलिए, उपसर्ग और समास। अब समास का जो टॉपिक है ये हम पहले कर चुके हैं पिछली वीडियो में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उपसर्ग और प्रत्यय और समास के माध्यम से हम शब्दों का निर्माण करते हैं, नए नए शब्दों का निर्माण होता है। देखिए अब कैसे होता है, मान लिया हमारे पास एक शब्द है हार। हार एक शब्द है, इस शब्द से हमें और शब्द बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर हार, क्या बन गया, आहार बन गया। अब इसी प्रकार से इसका हम और बना सकते हैं, विहार बन गया। ठीक है ना, इसी प्रकार से हम इसको निहार बोल सकते हैं, निहार। तो एक ही शब्द में हमने क्या जोड़ दिया, आ जोड़ दिया, वी जोड़ दिया, नी जोड़ दिया। ठीक है ना, तो ये जोड़ने से हमारे शब्दों का निर्माण हो गया, नया शब्द बन करके आ रहा है, नए शब्द जो है बन करके आ रहा है। इसी प्रकार से हमने जोड़ दिया प्रहार, अब इसमें भी हमने प्र जोड़ दिया। तो ये जो हमने आगे लगाए हैं, ये आगे जो शब्द हमने इसके अंदर जोड़े हैं ये वाले, इनको क्या कहेंगे? अब यह प्रश्न आता है, इनको क्या कहेंगे? यहां से हमारे जो है उप विषय की उद्घोषणा होती है कि क्या कहा जाएगा इनको, जो हमने इसके आगे जोड़ करके नए शब्दों का निर्माण किया है, इनको कहा जाएगा दोस्तों उपसर्ग। इनको क्या कहा जाएगा? उपसर्ग कहा जाएगा। अब देखिए, अब इसकी परिभाषा स्पष्ट हो जाएगी। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। क्या है, हमारे पास एक शब्द था हार। अब देखिए हार का मतलब होता है हारना, या गले में पहने जाने वाला जो हार होता है, गले का हार भी कह सकते हैं हम। लेकिन यदि हमने इसके अंदर प्र जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, प्रहार। प्रहार से करने से क्या अर्थ अलग हो गया, प्रहार में हमला करना हो गया। तो इस शब्द को जोड़ने से क्या हो गया है, ये इस शब्द का अर्थ भी बदल गया है, नया शब्द बन गया हमारे पास प्रहार, उसका अर्थ अलग आ जाएगा। अब प्रश्न आता है कि जो शुरू में जुड़े हैं वो क्या है, उपसर्ग है। अब उपसर्ग की परिभाषा क्या हो गई कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। देखिए ये शब्दांश हैं, शब्दों के हिस्से हैं, शब्दांश हैं। जो शब्दांश
किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर, आरंभ में नहीं शुरू में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, नए शब्द का निर्माण हो गया तो ये क्या हो गया, उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। देखिए जरा अब इसकी परिभाषा हम समझेंगे, उपसर्ग की परिभाषा क्या है। इसके साथ साथ मैं प्रत्यय भी एक बार करा देता हूं आपको, इसी तरीके से फिर शुरू करते हैं। प्रत्यय क्या है, प्रत्यय भी जैसे हमारे पास हार शब्द है, अब हमने प्रत्यय से नए शब्द बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें ना जोड़ देंगे, तो नया शब्द क्या बन गया, हारना हो गया। क्या बन गया, हारना। अब देखिए अब हमने पहले इसमें आगे जोड़ा था, अब हमने पीछे शब्दांश जोड़ दिया है, पीछे जोड़ने से भी नया शब्द बन रहा है। तो जो वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है। अब कैसे लिखेंगे इसको वो समझिए जरा। उपसर्ग की परिभाषा की बात करेंगे। उपसर्ग की परिभाषा लिखेंगे हम। वैसे तो आप इसको बड़ा जितना अच्छे से कर सकते हो उतना कर लेंगे, लेकिन वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में नहीं शुरू में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, नए शब्दों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, उपसर्ग कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बता ही दिया है, जैसे अब हम कह सकते हैं जैसे अति जमा रिक्त, अति जमा रिक्त हो गया तो क्या हो गया, अतिरिक्त हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास प्र जमा हार है, प्रहार हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास जो शब्द जो आगे जुड़ रहा है, जो शब्दांश, उसको हम क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। ठीक है, अब एक बार परिभाषा ध्यान से सुने। उपसर्ग शब्दांश अथवा अव्यय को कहते हैं। शब्दांश अथवा अव्यय को कहते हैं। इसको शब्दांश भी आप कह सकते हैं, इसको आप अव्यय भी कह करके संबोधित करते हैं। जो किसी शब्दांश अथवा अव्यय धातु के साथ मिलकर विशेष अर्थ जो है प्रकट करने का काम करता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ये है भाषा और ये बिल्कुल सरल भाषा है, ये आप याद रखें। अब बात आती है कि इसकी विशेषता क्या है, वो ध्यान से एक बार देख लें कि इसकी विशेषता क्या है, ये क्या क्या काम करता है, फिर इसके भेदों के बारे में बात करेंगे। और आज हम उपसर्ग प्रत्यय लेकर आए, लेकिन उपसर्ग ही कर पाएंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। अब देखिए सबसे पहला काम क्या है, क्या काम करता है, उपसर्ग के प्रयोग से शब्द के अर्थ में नवीनता आ जाती है। पहला पॉइंट क्या है, उपसर्ग के प्रयोग से क्या होगा, उपसर्ग के प्रयोग से शब्द के अर्थ में क्या हो जाएगा, नवीनता आ जाएगी। नवीनता मैंने नयापन आ जाएगा, नवीनता आ जाएगी। पहला काम तो ये करेगा ये। ठीक है, दूसरा ये इसकी विशेषता है कि उपसर्ग का प्रयोग करने से क्या होता है, कोई भी शब्द है तो उसके अर्थ में जो है नवीनता आ जाएगी। दूसरा कहता है उपसर्ग के प्रयोग से क्या होगा, शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं आता है, शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं आता है। तीसरा कहता है उपसर्ग के प्रयोग से शब्द के अर्थ में विपरीतता आ जाती है। विपरीतता मैंने विलोम, उल्टा जिसको हम कहते हैं, वो इस प्रकार से यह इसकी विशेषता है उपसर्ग की, जब हम इसका प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं इसके भेदों की। उपसर्ग के भेद कितने हैं, उपसर्ग के भेद है, पहले नंबर पर आता है हमारे पास संस्कृत के उपसर्ग। किसके उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, जिनको हम जो है तत्सम उपसर्ग भी कह सकते हैं। ठीक है, तत्सम उपसर्ग भी जो है इसको कहा जा सकता है। दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है हिंदी के उपसर्ग। ठीक है, नेक्स्ट तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है उर्दू के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग। और चौथे नंबर पर हमारे पास आता है, चौथे नंबर पर कौन सा आ जाएगा, अंग्रेजी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग। ठीक है, तो उपसर्ग के कितने भेद हो गए, चार भेद। कितने भेद हो जाते हैं, चार भेद हो जाते हैं।
पहले नंबर पर संस्कृत के उपसर्ग, दूसरे नंबर पर हिंदी के उपसर्ग और तीसरे नंबर पर उर्दू के उपसर्ग, चौथे नंबर पर अंग्रेजी के उपसर्ग। तो ये 4 प्रकार के हमारे पास उपसर्ग है। चलिए पहले संस्कृत वाले देखते हैं, संस्कृत के उपसर्ग देखते हैं। संस्कृत यदि आपको पता है तत्सम तद्भव देशज विदेशज शब्दों का, तो आपको पहचानने में कोई समस्या नहीं आ सकती है। जैसे यदि हम बात करें अधि, अधि का मतलब है या अति हुआ, अनु हुआ, अप हुआ। देख लीजिए संस्कृत के अति हुआ, अनु हुआ, प्रति हुआ, ठीक है। इस प्रकार के जो है ये उपसर्ग है हमारे पास। ये क्या है? उपसर्ग है संस्कृत के। अब इनका उसमें दे रखा है कि उसका अर्थ भी क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, फिर इसको हम कैसे बनाएंगे। जैसे आपकी यदि बात करें तो इसको हम लघुता के लिए प्रयोग करते हैं या अभाव के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, यानी कमी के लिए। इसी प्रकार से अधि है, अधि का मतलब होता है ऊपर भी कह सकते हैं, श्रेष्ठ भी हम इसको कह सकते हैं, या इसको हम जो है श्रेष्ठ भी कहा जा सकता है, या समीपता यानी निकटता भी हम इसको कह सकते हैं। अधि के कई प्रकार होते हैं। इसी प्रकार से अनु का मतलब क्रम भी होता है, अनु का मतलब पश्चात भी होता है, और अनु का मतलब जो है समानता भी होता है। अति का मतलब अधिक होता है, और इसी प्रकार से ऊपर भी होता है और उस पार भी होता है। तो अलग अलग अर्थ इसने दे रखे हैं। जैसे अति जमा रिक्त अतिरिक्त हो जाएगा, अति जमा शय अतिशय हो जाएगा, अति जमा अंत अत्यंत हो जाएगा। इसी प्रकार से अनु से हम बना सकते हैं, अनु जमा क्रम अनुक्रम हो जाएगा, अनुजमा शीलन अनुशीलन हो जाएगा। तो ये जो है उपसर्ग के इस प्रकार से हम उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, जितने ज्यादा मेन है आपको परिभाषा पता होनी चाहिए, इसके भेदों के बारे में पता होना चाहिए। जहां तत्सम शब्द है संस्कृत के होंगे, जहां तद्भव हैं वहां हिंदी के हो जाते हैं, जहां देशज हैं वहां पर हमारे देश के ही रहेंगे, और विदेशज में हमारे पास उर्दू और अंग्रेजी के दोनों आ जाएंगे कि विदेशी भाषाएं हैं दोनों, उसमें आ जाएगा हमारे पास विदेशी शब्दों के अंतर्गत। यदि आपको शब्दों का बोध है तो सरलता रहेगी, आसानी रहेगी। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ आ गया होगा। आगे का जो शेष रहता है वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे, आपको समझाएंगे, आपसे मिलेंगे। और अपना साथ बनाए रखें यूँ ही हमारे साथ। और जो साथी नए जुड़े हैं, आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनसे विनम्र प्रार्थना है कि वो लाभान्वित होने के लिए जो है चैनल से जुड़ने के लिए जो है वो उसमें चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछली वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज हैं वो सबसे पहले दोस्तों आप तक पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।